नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, उससे पहले एक छोटी सी बात। हमारे कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा एक बेहद उपयोगी चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल बनाया गया है वर्तमान आयुक्त संदेश जी नायक द्वारा। ये एक नवाचार युक्त पहल है, ये एक अभिनव पहल है। राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष के उन समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो किसी भी कंपटीशन को बहुत अच्छे रैंक के साथ क्रैक करना चाहते हैं और जो घर बैठे राजस्थान भर के उन महाविद्यालयों में कार्यरत उन विद्वान साथियों के माध्यम से, उन विद्वज्जनों के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क यदि मार्गदर्शन और इस प्रतियोगिता परीक्षाओं की इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत बेहतर यदि करना चाहते हैं, आपके लिए ये ज्ञान सुधा चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो के माध्यम से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन होगा और यही मुहिम है हमारे वर्तमान आयुक्त संदेश जी नायक द्वारा। तो इस मुहिम के तहत मैं आप लोगों को दो सब्जेक्ट्स के बहुत बेहतरीन वीडियो जो प्रतियोगिता परीक्षा आधारित कंटेंट आधारित होंगे वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा, मनोविज्ञान विषय पर और एक इतिहास विषय पर। ठीक है, तो इन दोनों विषयों में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, प्रतियोगिता परीक्षाओं के वर्तमान कलेवर को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी औपचारिकता की शुरुआत कर रहा हूं आज एक ऐसा टॉपिक जो इतिहास का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में भी। एक आप आरपीसी स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास विषय से किसी भी ऑप्शनल आरएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा प्राचीन भारत में एजुकेशन। तो प्राचीन भारत में शिक्षा मतलब पहला टॉपिक मैं आपके एजुकेशन से, यानी हम एजुकेशन जुड़े हुए लोग हैं तो शिक्षा से ही शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए कि प्राचीन काल की शिक्षा क्या थी, उसको वर्तमान से जोड़ते हुए कि वर्तमान एजुकेशन क्या है, प्राचीन काल की एजुकेशन क्या है, दोनों के अंतर को भी साथ साथ समझाऊंगा। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहां से कैसा पर्सन एग्जाम के अकॉर्डिंग आ सकता है, पहले इससे पहले कितने पर्सन एग्जाम में आ चुके हैं, इन सब चीजों की चर्चा करूंगा। देखिए, कभी भी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं या आप कॉलेज लेवल पे भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो भी आपकी बात दिमाग में तीन बातें हमेशा आनी चाहिए। क्यों? पहली बात, पहला सवाल हमेशा अपने आप से करें कि मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्यों पढ़ रहा हूं, ये बात हमेशा अपने जहन में लेके आए। दूसरा, मैं इस टॉपिक को कैसे पढ़ूं। ठीक है, मैं इस टॉपिक को कैसे पढ़ूं, मतलब मेरा पढ़ने का तरीका क्या हो। और तीसरा, इस टॉपिक में से अभ्यास यानी एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी आपको कैसे पता चलना चाहिए कि मैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है कुछ बाकी नहीं रहे, मतलब इस प्रकार से मैं उस टॉपिक को कंप्लीटली कवर करके जाऊं ताकि यह संदेह नहीं रहे कि मेरा कुछ बाकी रह गया क्या, यह आपको स्पेशली समझना है। तो तीनों बातें, क्यों, कैसे और अभ्यास, ये तीनों चीजें दिमाग में हमेशा लेके एग्जाम पैटर्न के ऊपर आपको हमेशा टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। विशेष जो फैक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछ सकता है उनकी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और साथ ही आपको ये बता दूंगा कि यहां से एक नया पर्सन एग्जामिनर बना सकता है। उन सब चीजों को आपके जहन से जोड़ते हुए, आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आज हम इस टॉपिक को इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यह है ज्ञान सुधा की एक अभिनव पहल जो आपके जीवन को बदलेगी। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक चीजें, कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक चीजों का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि प्राचीन भारत में एजुकेशन, तो एजुकेशन की जैसे मैंने बात की, शिक्षा की जैसे मैंने बात की, तो शिक्षा की बात करते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि एजुकेशन वास्तव में है क्या, शिक्षा है क्या, शिक्षा से आप समझते क्या है, एजुकेशन शब्द जो है उससे आप समझते क्या है, शिक्षा शब्द समझ में आना चाहिए सबसे पहले आपके। तो देखिए, शिक्षा संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है, सिक्स धातु से मिलकर बना है। किससे मिलके बना है? सिक्स धातु से। और इसका मतलब होता है सीखना। इसका मतलब क्या होता है? सीखना इसका मतलब होता है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत की सिक्स धातु से मिलके बना है और शिक्षा का सबसे पहले उल्लेख जब प्राचीन भारत के इतिहास के अपन बात करते हैं तो सबसे पहले उल्लेख हमें कहां मिलता है? शिक्षा शब्द का ऋग्वेद में। कहां मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। पहला प्रश्न आपके जहन में आ जाना चाहिए, शिक्षा शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, सिक्ष शब्द का मतलब, सिक्ष कहां का है? संस्कृत शब्द, मतलब संस्कृत भाषा का शब्द जिसका तात्पर्य क्या हो गया? सीखना। और सीखने के हमेशा तत्व जो होते हैं वो होते हैं शिक्षक, अध्यापक, समाज और पाठ्यक्रम।
ये पूरी सीखने की जो प्रक्रिया है, हमारी शिक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है, वो इन 4 तत्वों, इन 3 तत्वों के मतलब स्पेशली शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, जिसको शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है, ये एक नॉर्मल अर्थ में आपको समझना है। ठीक है, तो शिक्षा शब्द की हमने शुरुआत कर दी, चर्चा कर दी। अब देखिए, शिक्षा के जब ऐतिहासिक संदर्भ की अपन बात करते हैं, इतिहास में जब हम बात करते हैं, तो 2 ग्रंथ विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि ये प्रकाश का स्रोत है। जो रोशनी हमारे अंदर आती है, वो रोशनी कहां से आती है? वो एजुकेशन से आती है। साहब, कहां से आती है? तो वैदिक ग्रंथों में क्या माना गया है? प्रकाश का स्रोत किसे कहा गया है? एजुकेशन को कहा गया है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, महाभारत में किसको मोक्षदायिनी कहा गया है? जिनकी सहायता से व्यक्ति सही गलत का निर्णय करता है, मोक्ष के रास्ते पे चलता है। तो मोक्षदायिनी कहां कहा गया है? मोक्षदायिनी किसे कहा गया है? शिक्षा को कहा गया है। किस में कहा गया है? महाभारत में। कहां कहा गया है? महाभारत में शिक्षा को मोक्षदायिनी कहा गया है। यह आपको अपने जहन में रखना है। तीसरी चीज, एक ग्रंथ आता है सुभाषित रत्न भंडार। ग्रंथ की बात कर रहा हूं क्या? सुभाषित। ठीक है, सुभाषित रत्न भंडार एक ग्रंथ है। ये सुभाषित रत्न भंडार जो ग्रंथ है, सुभाषित रत्न भंडार जो ग्रंथ है, उसमें इसको त्रिनेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र का मतलब क्या आ गया? देखो, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा। शिक्षा को मोक्षदायिनी की चर्चा महाभारत में की गई है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में शिक्षा को प्रकाश का स्रोत माना गया है। और त्रिनेत्र किसे कहा गया? किस ग्रंथ में कहा गया? सुभाषित रत्न भंडार में शिक्षा का त्रिनेत्र कहा गया है, जो हमें सही और गलत और हमें हर चीज का जो ज्ञान करवाता है वो शिक्षा है। तो सुभाषित रत्न भंडार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोक्षदायिनी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षा शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। शिक्षा शब्द किस धातु से मिलकर बना है? संस्कृत की 6 धातु से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य क्या हो गया? साफ सीखना हो गया। सिंपल वे में आपको ये समझना था। ठीक है, अब अपन बात करें शिक्षा का, थोड़ा सा अपन अंदर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको भारतीय संदर्भ से जोड़ूंगा, तो वर्तमान संदर्भ से जोड़ूंगा इसको। देखिए, वर्तमान संदर्भ से जब अपन जोड़ रहे हैं इसको, वर्तमान संदर्भ में जब शिक्षा की अपन बात करते हैं, तो वर्तमान संदर्भ में शिक्षा की जब अपन बात करते हैं, तो इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? एजुकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एजुकेशन। और ये एजुकेशन जो शब्द है, क्या है? एजुकेशन जो हमारा शब्द है, वो लैटिन भाषा की किससे मिलकर बना है? ई प्लस डुको से। किससे मिलकर बना है? ई प्लस डुको, यानी एडुकेटम। किससे मिलके बना है? एडुकेटम। ई प्लस डुको, ई का मतलब होता है इंटर और डुको का मतलब होता है बाहर निकालना। शिक्षक भर्ती की जो भी बच्चा तैयारी करता है उसके जहन में आ जाना चाहिए, ई का मतलब इंटर है, डुको का मतलब बाहर निकालना है। यानी शिक्षा आपके अंदर छुपी हुई योग्यता को बाहर निकालती है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। वर्तमान एजुकेशन का तात्पर्य क्या है? आपके अंदर की शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? एजुकेशन। लैटिन भाषा का शब्द क्या हो गया साहब? एडुकेटम हो गया। ऐसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद ने, 3rd ग्रेड रीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको दिमाग में रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालती है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा? आपको दिमाग में रखना है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित, कौन सी शक्तियों को? अंतर्निहित शक्ति को बाहर निकालती है। ठीक है, तो अंतर्निहित शक्ति को बाहर निकालती है। किसने कहा? विवेकानंद ने। किसने कहा? विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। तो यहां से शब्द निकला। इसके अलावा एजुकेशन के 2 मीनिंग और कर सकते हैं। एडुकेयर, एडुकेयर मतलब आपका लालन पालन पोषण करना। एडुसियर जो आपको आगे बढ़ाती है, जो आप में नेतृत्व का विकास करती है, वो कौन है? एडुसियर है। तो 3 शब्दों की चर्चा होगी। संस्कृत के 6 धातु से निकला शब्द, अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द, एडुकेटम लैटिन भाषा से निकला शब्द, ई प्लस डुको यानी अंदर से बाहर निकालना। स्वामी विवेकानंद ने क्या कह दिया? मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। ठीक है, मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का विकास शिक्षा है। और एक गांधी जी की परिभाषा भी आपको दिमाग में रखनी है शिक्षा के ऊपर। गांधी जी ने क्या कहा था? शिक्षा, गांधी जी ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा तात्पर्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम विकास है। ठीक है, शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का सर्वोत्तम विकास। कौन सा विकास? सर्वोत्तम विकास। समझ लीजिए,
गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, शिक्षा केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, यानी कि जो वर्तमान हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, वही हमारी क्या है, एजुकेशन है। ये किसने कह दिया साहब? गांधी जी ने कह दिया। स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे हैं? मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना शिक्षा है, और गांधी जी कह रहे हैं शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम विकास शिक्षा है। बात एक की केवल समझना आपको, ठीक है? तो गांधी, स्वामी विवेकानंद, और ये बेसिक चीजें हो गई, ठीक है? अब शिक्षा की अपन बात करते हैं, प्राचीन भारत की ओर अपन लौटते हैं। देखिए कैसे शिक्षा के दो मीनिंग माने गए। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और यह आपकी समझ में आना चाहिए। शिक्षा के दो अर्थ माने जाते हैं, एक है संकीर्ण अर्थ, ठीक है, संकीर्ण अर्थ, और एक होता है साहब व्यापक अर्थ। दोनों को समझ लीजिए, इतिहास में भी, वर्तमान में भी, एजुकेशन के हिसाब से भी। संकीर्ण अर्थ क्या है? संकीर्ण अर्थ का मतलब यह माना गया है कि वह शिक्षा जो केवल एक निर्धारित स्थान तक दी जाती है, या वह शिक्षा जो केवल ट्रिपल आर तक सीमित है। ट्रिपल आर क्या है? बहुत बारी प्रश्न पूछता है। व्यापक अर्थ में आता है 4H। संकीर्ण शिक्षा के दो मतलब हैं। वह शिक्षा जो केवल लिखना, पढ़ना और कैलकुलेशन, ट्रिपल आर का मतलब क्या? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया और अर्थमेटिक हो गया, ठीक है? यानी लिखना, पढ़ना, गणना करना, लिखना, पढ़ना और गणना करना। ट्रिपल आर का मतलब क्या? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। वो हमारी प्राचीन शिक्षा है, एक प्रकार से संकीर्ण शिक्षा है कि तीन ही चीजों का ज्ञान करवाती है। वर्तमान व्यापक अर्थ क्या है? 4H। 4H का तात्पर्य क्या होता है साहब? 4H का मतलब हेड। हेड का मतलब क्या है? मानसिक विकास। हर्ट, हर्ट का मतलब क्या है? भावात्मक विकास। कौन सा विकास? भावात्मक, ये मानसिक विकास। और हैंड, हैंड का मतलब क्या है? क्रियात्मक विकास, कि मैं कौशल भी सीखूं, ठीक है? ये हैंड, क्रियात्मक विकास। और चौथा विकास है हेल्थ। हेल्थ का मतलब है शारीरिक विकास। यानी कि 4H के अवधारणा जो वर्तमान स्पेशली गांधी जी से जुड़ा हुआ शब्द है। हेड का मतलब मानसिक विकास, हार्ट का मतलब भावात्मक विकास, हैंड का मतलब क्रियात्मक विकास, मतलब कुछ स्किल में सीख जाऊं, और हेल्थ का मतलब शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास। तो ये पूरा जुड़ा हुआ है वर्तमान 4H। और दूसरा अर्थ इसका मतलब होता है जिस शिक्षा को आप सीमित नहीं कर सकते, जिस शिक्षा को आप स्थान विशेष से संबंधित नहीं कर सकते, वो 4H है। आज आप ज्ञान सुधा सक्सेस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है, और शिक्षा का संकीर्ण अर्थ था कि आप एक निर्धारित समय और स्थान तक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो एक संकीर्ण अर्थ में। तो दोनों रूप में यूज रखना है। 3 ट्रिपल आर क्या है? 4H क्या है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। ट्रिपल आर है हेड, हैट, हैंड और हेल्थ, ये 4H है। गांधी जी जुड़ी हुई अवधारणा है। और दूसरा संकीर्ण अर्थ ये होता है कि जो निर्धारित समय और स्थान पर दी जाती है, और दूसरा व्यापक अर्थ होता है साहब की जो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। यानी इतिहास में कहा गया है, वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि एक अध्यापक को आजीवन विद्यार्थी रहना चाहिए और शिक्षा को आजीवन ग्रहण करना चाहिए। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये व्यापक अर्थ को समावेशित करती है। समझ में आ गया? महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रिपल आर 4H। अब आगे देखिए, अब अपन प्राचीन भारत में जब एजुकेशन की बात करते हैं, देखिए मैं वर्तमान बिंदु से जोड़ते हुए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। प्राचीन भारत से हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, प्राचीन भारत से अपन जोड़ते हुए शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको पढ़ना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा जो थी उसका माध्यम क्या था, शिक्षा प्रणाली क्या थी। जैसे आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आज आप ऑनलाइन घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। क्या प्राचीन भारत में ऐसा एजुकेशन सिस्टम था? क्या प्राचीन भारत में बच्चा घर बैठे पढ़ सकता था? ठीक है, क्या दुरुस्त प्रक्रिया थी? यानी अपने एजुकेशन की जब प्रकार की बात करते हैं, वर्तमान में अपने सामने 3 प्रकार आते हैं। कौन कौन से? औपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक आते हैं। औपचारिक का मतलब क्या है? फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारी विद्यालय के माध्यम से शिक्षा होती है, जो हमारी कॉलेज एजुकेशन में शिक्षा होती है, निर्धारित समय और स्थान है, निर्धारित पाठ्यक्रम है, वो औपचारिक एजुकेशन है। अनौपचारिक का मतलब क्या है कि आप अपने परिवार से, समाज से, इनसे कुछ सीख रहे हो,
आपने परिवार में कोई प्रोग्राम सीखा, बड़े लोगों से कुछ सीख लिया, मम्मी से सीख लिया, पापा से सीख लिया, तो परिवार जो शिक्षा है वो क्या है? अनौपचारिक। बहुत बार ये प्रश्न आ गया एग्जाम में, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आ गया कि परिवार कौन शिक्षा में आता है? अनौपचारिक शिक्षा में। और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा, अभी जो आप ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हो पत्राचार के माध्यम से, मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से, ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा जो हमारी है वो पूरी की पूरी शिक्षा कौन से में है? निरौपचारिक में। तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये शिक्षा की 3 प्रणालियां होती हैं। तो क्या प्राचीन काल के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं शिक्षा के विकास को, तो वहां शिक्षा की कौन सी प्रणाली थी? तो वहां शिक्षा की प्रणाली की जब अपन चर्चा करते हैं, ये समझ में आ गया औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, निरौपचारिक क्या है। प्रश्न यहां से पूछ लेगा, अनौपचारिक का माध्यम परिवार, औपचारिक का माध्यम विद्यालय कॉलेज शिक्षा, निरौपचारिक का माध्यम दूरस्थ माध्यम, जो भी है आप आज ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हो, ये भी निरौपचारिक एक प्रकार से। आगे देखिए सब, आगे देखिए, आगे समझिए इसको। अब इसको आपको ये समझना है कि शिक्षा में जो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा थी उसका माध्यम एक प्रकार से, तो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो क्या थी? मौखिक थी। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा की जब बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? मौखिक शिक्षा थी स्पेशली, कि गुरु जो हैं वो बच्चों को अपना उपदेश देते थे गुरुकुल आश्रम प्रणाली के अंतर्गत, और बच्चा उनको सुनता था। ठीक है, तो वहां 3 स्पेशली विधियां थी जिसका अपन बोलते हैं श्रवण। ठीक है, श्रवण सुनना, मनन और निध्यासन। ठीक है ना, क्या? निध्यासन, निध्यासन। ठीक है, तो श्रवण, मनन और निध्यासन। देखिए श्रवण का मतलब क्या था? सुनना, आप सुनोगे, सुनते तो आज भी हो आप। मनन मतलब सुनने के बाद उस चीज के ऊपर विचार करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, उसको एकदम से अपने माइंड में सेव करोगे, संग्रहण करोगे, रिटेंशन करोगे, धारण करोगे। और निध्यासन, ठीक है, निध्यासन भी एक प्रकार से क्या थी? एक समाधि की अवस्था, एक प्रकार से एकाग्र होकर उस चीज के ऊपर एक प्रकार से उसको माइंड में विचार करना। तो श्रवण, मनन और निध्यासन एक प्रकार से प्राचीन काल में शिक्षा की एक प्रणाली थी। मूल रूप से शिक्षा क्या थी? हमारी मौखिक थी। शिक्षा का माध्यम क्या था प्राचीन काल में? स्पेशली संस्कृत। ठीक है, स्पेशली कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। और जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं वो पाली भाषा, मतलब गुप्त इसमें बौद्ध काल में आती पाली भाषा का भी प्रचलन हो गया था, लेकिन मूल शिक्षा जो थी वो क्या थी? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये शिक्षा का माध्यम पूछ लेगा। श्रवण, मनन, निध्यासन की परंपराएं थी। इसके अलावा प्रश्नोत्तर करना, वाद विवाद करना, ये तो हमने उस समय उपनिषदों में आपने पढ़ा होगा, यम नचिकेता विवाद। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे के वार्तालाप आयोजित किए जाते थे, प्रश्नोत्तर किए जाते थे, ऐसे सत्र रखे जाते थे जहां व्यक्ति अपनी बात जो है वो रखता था। तो ये एक प्रकार से शिक्षा की पद्धति थी, प्रणाली थी शिक्षा की एक प्रकार से। अब अपन बात करते हैं शिक्षा के स्थान क्या थे प्राचीन काल में। ठीक है, शिक्षा के स्थान पे आ जाइए आप। तो शिक्षा के स्थान की जब अपन बात करते हैं, शिक्षा के स्थान की अपन बात करते हैं, तो स्थान क्या थे साहब? ठीक है, तो वर्तमान आप देख रहे हो कि साहब आप स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हॉस्टल्स, अलग प्रकार के विद्यालय अपन देखते हैं। नवोदय विद्यालय है, मॉडल विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, निजी विद्यालय है, सैनिक विद्यालय हैं। तो क्या प्राचीन काल में भी ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी? प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली थी। ठीक है, अब गुरुकुल प्रणाली क्या थी? आश्रम व्यवस्था थी। और आश्रम व्यवस्था क्या थी कि गुरु के समीप बच्चा जाता था और वहां आश्रम में रहकर अध्ययन करता था। और बड़े बड़े आश्रम थे, बड़े बड़े आश्रम थे, आपने स्पेशली सुना होगा, ये तो सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मौखिक हो गया। और प्राचीन काल में आश्रम थे, विद्यालय जो थे, स्कूल थे, एक प्रकार से क्या थे? गुरुकुल प्रणाली थी। जैसे हम महाभारत में हम पढ़ते हैं, या अपन महाभारत कालीन जब उल्लेख मिलता है तो हमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम का उल्लेख मिलता है। कौन से आश्रम में गए थे वो? संदीपनी आश्रम में। कौन से आश्रम में गए थे? संदीपनी आश्रम में, जो प्रसिद्ध था, महर्षि संदीपनी के पास गए थे। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बात करते हैं, महर्षि जो वेद व्यास हैं, व्यास जी, वो व्यास जी का आश्रम कहाँ था? वो हिमालय में था। कहाँ था? हिमालय में था। ठीक है, इसी प्रकार परशुराम जी की अपन चर्चा करते हैं, तो परशुराम जी का जो आश्रम था वो कहाँ पे था? महेंद्र पर्वत पे था। कौन से पर्वत पे था? महेंद्र पर्वत पे था। ऐसे प्रश्न पूछेगा नहीं मेरे अनुसार, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महेंद्र पर्वत पे था। ठीक है, आपका जो क्या नाम है इनका, अगस्त्य। ठीक है ना, तो अगस्त्य का जो था वो था दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके आश्रम विशेष स्थानों पे स्थित थे। ठीक है, इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा का जो आश्रम था वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जगह उल्लेख मिलता है कि एक गुरु के अधीन 20 विद्यार्थी थे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं था। उस समय दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते थे। तो ये प्रकार एक प्रकार से व्यवस्थाएं थी उस समय गुरुकुल प्रणाली में। ठीक है, इसी प्रकार महाभारत में द्रोणाचार्य के आश्रम के अपन सुनते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार मतलब
ये सब गुरु, जो प्रसिद्ध गुरु थे इस समय, ठीक है, उनकी एक आश्रम व्यवस्था थी, वहाँ एक विद्यार्थी जाता था और वहाँ शिक्षा प्राप्त करता था। अब समझना आपको ये है कि ये तो चलो आश्रम व्यवस्था थी, और इसको जो है अपन वैदिक काल में एक अलग नाम दिया गया है, तो वैदिक काल का भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, चरण। इसको वैदिक काल में क्या कहते हैं, जैसे गुरुकुल नॉर्मली था, वैदिक काल में इसका नाम हो गया चरण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में जो विद्यालय थे उनका क्या नाम था, चरण नाम था। क्या नाम था, चरण था, याद रखना। तो वैदिक काल में इनका नाम चरण था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चरण किसे कहा गया है। वैदिक काल में जो विद्यालय थे उनको चरण कहा जाता था, आपको याद रखना, ठीक है। तो गुरुकुल प्रणाली, दंडकारण्य, इनके संदीप में इनके अपन चर्चा कर ली, इतना कोई विशेष नहीं है, ठीक है ना। महर्षि वेदव्यास जो है हिमालय पे थे, दुर्वासा, ये सब चर्चा मैंने कर ली। तो ये नॉर्मली आपको दिमाग में रखना है। आगे देखिए, आगे अपन बात कर रहे हैं कि साहब आश्रम प्रणाली में जो बच्चे का प्रवेश होता था वो